हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करेंगे क्लास 10 की बायोलॉजी और अध्याय 2 को। और इस अध्याय 2 को यानी जो चैप्टर हमारा है जीव जनन कैसे करते हैं, तो क्योंकि इसके पहले का हमारा क्या है भाई, जय प्रक्रम। और ये क्लास हमारी क्या है, चैप्टर जो सेकंड है बायोलॉजी का, जीव जनन कैसे करते हैं। अब ये जीव जनन कैसे करते हैं बेटा, इसमें आपके प्लांट के भी बारे में पढ़ते हो, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, है ना, इसके क्या उपाय हैं, सभी चीज़ों को पढ़ते हो। तो आज से क्लास में बेटा इस चैप्टर के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस और क्वेश्चन है, और किसके पूरे चांसेस हैं पूछे जाने के। अगर गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ बेटा कि अगर आप इस क्लास के सभी चैप्टर को तैयार कर लेते हो, ठीक है, इस क्लास के सभी चैप्टर को तैयार कर लेते हो, तो आपकी इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप बिंदास तरीके से करके चले आओगे। क्लियर? ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ आपको इस वीडियो के इस क्लास को सबके साथ शेयर करने हैं, सबको ये बताने भाई, ताकि सबका तैयार हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक या किस प्रकार के क्वेश्चन किस लेवल के और किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या पूछता है भाई, पहला क्वेश्चन की बात करें हम तो आवृत्तबीजी बाह्य अंडप के आवृत्तबीजी बाह्य अंडप के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। यानी जो आवृत्तबीजी है, आवृत्तबीजी के बाह्य अंडप के, अगर बेटा अंडप की बात करें तो इस स्त्री केसर की बात हो रही है, तो आपको स्त्री केसर के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाने हैं। यानी आप एक फ्लावर बनाओगे जिसमें दल को दिखाओगे, पुष्पासन को, पुष्पवृंत को, है ना, बाह्य दल पुंज को, ये सब दिखाओगे, पुंकेसर दिखाओगे। साथ साथ जो आपका स्त्री अंडप होगा उसका सेक्शन कट करके उसके अंदर बीजांड की संरचना को दिखाओगे। ये प्रकार आपसे पूछता है। या क्या पूछेगा बेटा, या आवृत्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म पुष्प के स्त्री केसर के अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। यानी अगर देखा जाए तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, इसके अंदर आपको ये दिखा देना है, क्या दिखाना है भाई, किसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यही डायग्राम आपको बनाने हैं। ये डायग्राम आपको बना देने। अभी देखोगे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बिजांड, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और बिजांड। अगला क्वेश्चन, मानव के वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अभी जो मानव का वृषण है, अब मानव के वृषण की बात करें भाई, तो ये मानव का वृषण कहाँ है, ये नर में पाया जाता है। मानव में कहाँ, नर में, क्योंकि मानव में नर भी आएगा मादा भी आएगी, तो ये मानव में कहाँ पाया जाएगा भाई, नर में। तो मानव के वृषण के कार्यों को क्या करना है, उल्लेख कीजिए। ठीक है। तीसरा, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं और छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। ठीक है, तो परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं और छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। ठीक है, परिवार नियोजन जिसमें आप गर्भ निरोधक उपाय का, कि प्राकृतिक विधि और रासायनिक विधि, है ना, बंध्यता, ये सभी को, सॉरी शल्य वृद्धि जिसको हम कहते हैं, शल्य क्रिया ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें नर और पुरुष दोनों का होता है। या इसी क्वेश्चन को क्या पूछेगा, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये परिवार नियोजन क्या है और इस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्लियर? ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, पराग कोश का एक नामांकित चित्र बनाइए। पराग कोश का एक नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि यहाँ पे कौन से डायग्राम बनाने हैं आपको, पराग कोश का। अगर देखो बेटा पुंकेसर पूछता तो आपको ये डायग्राम बनाना, ये आपका क्या हो जाता भाई, परागकोश हो जाता, ये आपका परागकोश, ये पूतंतु। अब यहाँ पे परागकोश का नामांकित चित्र, यानी कि आपको ये डायग्राम बनाने हैं, ये डायग्राम। ठीक है, ये आपको परागकोश का क्या करोगे, नामांकित चित्र बनाने हैं। ये डायग्राम बनाओगे, उसमें एक एक नेमिंग को आप क्या कर दोगे, वर्णन करोगे। ठीक है। अगला, कायिक जनन किसे कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और पौधों में इस विधि से क्या लाभ है। कायिक जनन को कहते हैं भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन वो होता है जिसमें पौधे के तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा या जड़ के द्वारा, पौधों के जड़, तना, पत्ती के द्वारा होने वाले जनन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं।
और पौधे में अगर ये जो हो रहा है इसकी क्या विधि है, इस विधि को आपको समझानी है। या इसी क्वेश्चन को पूछेगा भाई पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये जो पादप हैं उनमें जो अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखी किस प्रकार से होता है। तो आप सभी को पता भाई पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है इसमें एकल जीव में होता है, या तो नर लेगा या तो मादा भाग लेगा, या पौधे की कायिक भाग से, है ना, बडिंग के द्वारा और फ्यूजन के द्वारा, है ना, और भी इसमें होते हैं स्पोर के द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा, बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। या इसी को पूछेगा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ध्यान देना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं, इसके विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और इसके प्रत्येक विधि को उदाहरण के सहित क्या करने हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला, पुनरुद्ध भवन का क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। ये जो पुनरुद्ध भवन, देखो पुनरुद्ध भवन को हम कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है भाई कि अगर किसी भी कारणवश इनका किसी भी बॉडी पार्ट, इनमें रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन की क्षमता, यानी कि इनमें वापस से अगर किसी भी कारण इनकी बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई, नष्ट हो गई, तो ये अपने फिर से ये जन्म ले सकते हैं। क्या मानो में ऐसा है? क्या हमारे अंदर पुनर्जनन की क्रिया है कि हम मर गए तो वापस से जिंदा हो सकेंगे, जो हमारी शरीर है वही वापस से आ जाए? नहीं ना। लेकिन पुनर्जनन में प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसमें, कौन है भाई, प्लेनेरिया, जिसमें क्या होता है, पुनर्जनन की अपार क्षमता होती है। छिपकली में देखेंगे, छिपकली की पूंछ अगर कट जाती तो वापस से आ जाती, क्यों? क्योंकि उसमें रीजनरेशन है, उसमें वापस से आने की कैपेसिटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुनरुद्ध भवन यानी पुनर्जनन व मुकुलन में अंतर कीजिए। अब ये मुकुलन क्या है, पुनरुद्ध भवन क्या है? तो पुनरुद्ध भवन में भाई क्या है कि वापस से पुनर्जनन की क्षमता, वापस से अपनी बॉडी को बना देना। मुकुलन क्या है भाई कि जो किसी भी जीव शरीर पे बर्ड लाइक उभार निकल जाते हैं और वही उभार क्या करते हैं, वृद्धि करते, वृद्धि करके एक नए प्लांट में एक नई संतति को, जनक कोशिका से संतति का निर्माण हो जाता है। ये आप लिख दोगे। आगे, स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। अब ये स्वपरागण क्या होता है, परपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में देखते भाई कि एक ही जाति के उसी पौधे के पुष्प पे या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे होने वाले जो परागण होते हैं उसको स्वपरागण, और एक ही जाति के दो पौधे में एक ही जाति के एक पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं परपरागण। क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं परपरागण की क्रिया कहते हैं। ठीक। और क्या पूछता है भाई, पौधे तथा जंतुओं के अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताइए। पौधे तथा जंतुओं के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर बताइए कि पौधों में जो लैंगिक जनन कैसे होता है, पौधे में अलैंगिक जनन कैसे होता है, और जंतु में अलैंगिक जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधों में लैंगिक जनन, अलैंगिक की बात करें बेटा, जो छोटे प्रकार के जीव होते हैं, जो छोटे प्रकार के जीव पौधे होते हैं उसमें अलैंगिक जनन, और लैंगिक की यानी अनावृत बीजी पौधों में क्या होता है भाई, लैंगिक जनन। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, लैंगिक जनन की क्रिया। और लैंगिक जनन में अगर आप असेक्सुअल की बात करोगे तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, हाइड्रा हो गया, इनमें सब क्या होता है, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। क्या होगी, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है। तो पौधों और जंतुओं में लैंगिक व अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, यानी कि पौधों में किस प्रकार का लैंगिक जनन, किस प्रकार का अलैंगिक जनन, जंतु में किस प्रकार का लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये आपको बताने हैं। अगला, एक मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके कोशिका का उल्लेख कीजिए जिससे इसका निर्माण होता है। तो मानव में शुक्राणु का नामांकित चित्र, बेटा ये वाला आपको डायग्राम बनाना है क्योंकि ये हमारे शुक्राणु होते हैं, ये आपको, और यहाँ से तो मानव में शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है और उस कोशिका का उल्लेख कीजिए जिसका इसका निर्माण होता है। आपको उस कोशिका का उल्लेख करना है जिससे इसका क्या होता है भाई, निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन पूछेगा, जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए इसके विभिन्न विधियों को वर्णन कीजिए, यानी कि हमें अपने जनसंख्या को कंट्रोल करना है। जो हमारी इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है उसको कंट्रोल करना है, तो इसकी कौन सी विधि है कि जिसके द्वारा हम अपने जनसंख्या को कंट्रोल कर सके।
ये जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो जनसंख्या विधि नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विधियों का क्या करना है, आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। ये नहीं कि हल्के में ले लें, क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, ना, ये आपको नहीं सोचने, हर एक को करने। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसका यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर यही डायग्राम को हम यहाँ पे देख लें, ठीक है, तो आपको ये डायग्राम बना देने हैं। कैसे बनाओगे भाई, ये टोपी नुमा संरचना, ठीक है, देखो ये टोपी नुमा संरचना है, ठीक है, थोड़ा सा पतला है, और यहीं से माइट्रोकांडिया है भाई, माइट्रोकांडिया से एक टेल निकली होती है। ठीक है, टेल निकली है तो इसी से एक लंबा प्रवर्ध निकला होता है। अब भाई प्रवर्ध है, इसके बीच में इसका क्या है भाई, क्रोमोसोम है, ऊपर एक टोपी नुमा संरचना क्या होती है, एक क्रोमोसोम होते हैं। तो इनके एक एक नेम है, जो एक एक आपको क्या कर देने, वर्णन कर देने हैं। क्लियर। इसके बाद क्या पूछेगा, परागण का एक नामांकित चित्र बनाइए। परागकण का, परागकण का, परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। बेटा अब परागकण का, अगर आप परागकण की नामांकित चित्र की देखें, परागकण की देखिए संरचना ये होती है, ये हो गया बीच से, ये खुली हुई संरचना, ठीक है, और बीच में बेटा यहाँ पे दो सेल्स होती है। क्या होती है, दो सेल्स, एक सेल ये, एक सेल ये जनन कोष का और एक कायिक कोष का। और यहाँ पे भाई ये बाह्य चोल है ना, ये होती है आपकी इंटाइन, ये अंदर वाली क्या होती है, इंटाइन, इंटाइन, और बाहर वाली क्या होती है, एक्साइन। और एक्साइन बनी होती है आपकी स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी होगी, स्पोरोपोलिनिन की। फिर परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन कौन सी है और किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है और किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो अगर परिवार नियोजन की अस्थायी विधि की बात करें बेटा, तो ये हमारा जो ऑपरेशन यानी शल्यक्रिया होता है, जिसमें नर एक महिला में भी होता है, पुरुष में होता है। महिला में क्या होगा, उसके अंडवाहिनी को या तो काट दिया जाएगा या तो बांध दिया जाएगा। और पुरुष की अगर हम बात करें तो उसकी जो शुक्रवाहिनी होती है उसको या तो हम काट देते हैं या तो बांध देते हैं। तो ये आपको परिवार नियोजन की अस्थाई विधि, देखो परिवार नियोजन की दो विधियां होती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो अस्थाई में आपका एक जो शल्यक्रिया यानी कि जो महिला में होगा, पुरुष में, दोनों को आपको यहाँ पे करने हैं। और अगर अस्थाई की पूछता तो गर्भ निरोधक, रासायनिक वृद्धि विधि, और उसके बाद प्राकृतिक विधि, और उसके बाद जो पिल्स यानी जो गोलियां होती, बहुत सारी विधियों को वहाँ पे आपको मेंशन करने होंगे। क्लियर। इसके बाद एक आवृत्त बीज यानी एंजियोस्पर्म पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। अब एक आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म के पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। यानी कि नर जननांगों का वर्णन, भाई अगर नर जननांग की बात करें तो ये एक आवृत्त बीजी का, यही एक आवृत्त बीजी का क्या है, नर जननांग है। नर जननांग कैसे, ये बेटा इसका फिलामेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये फिलामेंट यानी कि पूतंतु है। ये इसका परागकोश है, क्या है, परागकोश, यानी कि परागकोश यानी कि हम एंथर कहते हैं। इसमें लोब्स होते हैं, इसको कट करोगे इसमें 4 लोब्स दिखाई देंगे। तो इन्हों को आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है, तो क्या पूछा भाई, एक आवृत्त बीज यानी एंजियोस्पर्म पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, परागण की परिभाषा लिखिए और विभिन्न प्रकार के परागण के नाम लिखिए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। अब आपको यहाँ पे करना क्या है बेटा, परागण की परिभाषा लिखिए। परागण की क्या लिखना है, परिभाषा को लिखने हैं तथा एक पे आपको क्या करने हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बताने हैं। तो अगर हम परागण की बात करें तो पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, पुष्प के किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण का वर्तिकाग्र पे पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको हम परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। और ये जो पॉलिनेशन होता है दो प्रकार का, पर परागण और स्वपरागण। अब इनमें से आप चाहे पर परागण के बारे में पूरा लिख दो या स्वपरागण के बारे में लिख दो, ये आपके ऊपर है कि आप किसके बारे में लिखते हो, है ना। या तो पर परागण, ठीक है, पहले परागण की डिफिनेशन के बाद इसके प्रकार को लिखोगे, मानो स्वपरागण, पर परागण। अभी आपके ऊपर आप स्वपरागण के बारे में लिख सकते हो, पर परागण के, जो आपको समझ में आए, जो आपको लगे कि मेरे को अच्छे तरीके से आ रहा है, आप उसको लिख दो। इसके बाद आगे क्या पूछता है भाई,
परागण की परिभाषा लिखिए या पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपको पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है। इसके साथ साथ पुष्प की लंबवत काट, कोई एक पुष्प है उसके लंबवत काट को कट करना है, उसके चित्र को बनाना है और उस पुष्प के लंबवत काट में निषेचन की क्रिया को स्पष्ट करना है। और वो कौन सी निषेचन क्रिया, जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि पुष्पी पादपों में अगर निषेचन की क्रिया होती है तो दोहरा निषेचन। इसी में एक ऐसा ही क्लास है, देखो अगर एक जंतु के प्रजातियों में देखोगे, चाहे छोटा से छोटा जीव बड़ा से बड़ा जीव, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। पौधों में भी आपके 5 जगत होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ना, पादप जंतु, जिसमें आपके पादप में टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा है ना, और और एक होता है भाई इसका थैलोफाइटा और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म एक ऐसी प्लांट की जाति है या वर्ग है, एंजियोस्पर्म वर्ग है, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन और लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद निषेचन किसे कहते हैं और द्विव निषेचन को स्पष्ट कीजिए तथा निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। अब निषेचन कैसे किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? 2 मेल गैमिट होंगे, है ना, और बीजांड के अंदर एक क्या होगा? अंडकोश का और एक द्वितीयक केंद्रक। तो अंडकोशिका से जो संलयित होगा जायगोट का निर्माण होगा, पोलर न्यूक्लियाई से जो संलयित करेगा भ्रूणकोश का निर्माण होगा। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब निषेचन के उपरांत अगर निषेचन की क्रिया होगी, इसके उपरांत क्या क्या परिवर्तन होंगे? देखो, निषेचन घटना हुई तो क्या होगा? जो बाह्य दल होंगे वो गिर जाएंगे, है ना, पुष्पासन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अंडाशय वाले भाग से फल का निर्माण हो जाएगा और उसके अंदर जो बीजांड है उस बीजांड से क्या हो जाएगा? बीज का निर्माण हो जाएगा। या सिर्फ क्या लिखने है? द्विव निषेचन पे टिप्पणी लिखिए। अब आपको इसमें सिर्फ डायग्राम नहीं बनाने हैं, बस इस पूरी प्रोसेस को आपको इसमें लिखने हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है और किस वर्ग के जाति में, है ना, या किस क्लास के पौधों में ये होता है। ठीक है, या पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पे स्त्री केसर के काट का लंबवत चित्र क्या हो जाएगा? देखो, ये आप ये पूरा पार्ट्स बनाओगे, ये पार्ट्स बनाओगे, इसके अंदर क्या दिखाओगे भाई? ऊपर की तरफ परागकण अंकुरित होगा, पोलन ट्यूब, और इसके अंदर बीजांड को दर्शाओगे। क्या हो गया? ये बीजांड। तो ये आपको ये वाले डायग्राम को दिखाने जो डबल फर्टिलाइजेशन वाले होते हैं, दोहरा निषेचन वाला जो डायग्राम होता है। ठीक है, इसके बाद पुमंग तथा जयांग में अंतर बताइए। पुमंग क्या है और जयांग क्या है? देखो, पुमंग क्या है? नर है, और जयांग क्या है? मादा है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर, जयांग की इकाई को स्त्रीकेसर या तो अंडप कहते हैं या उसको पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, अब दोनों के कार्य को समझाइए। दोनों का कार्य क्या है? पुमंग का कार्य है परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण करना, जयांग का कार्य है गुरु बीजाणु या अंडकोशिका का निर्माण करना या भ्रूणकोश का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद परागण व निषेचन में विभेद कीजिए। अब परागण क्या है, निषेचन क्या है? तो परागण में भाई देखो, इसमें डबल होता है और इसमें निषेचन क्या है। इसके बाद मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मादा में जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सचित्र वर्णन, यानी ये डायग्राम आपको बनाने भाई आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो मादा का जो जनन तंत्र है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय, तो अंडवाहिनी के तीनों पार्ट्स को, कीपक को यानी जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, उसके आगे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम झिलरी या फिम्बरी कहते हैं वो दिखाना है। इसके बाद स्थमस को, एम्पुला जहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है, गर्भाशय की तीनों परत को, और उसके बाद सर्विक्स, वेजाइना और सर्विक्स कैनाल, ये सभी पार्ट्सों को आपको दिखाना है और एक एक के बारे में आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद मानव के नर, देखो ये या तो ये अथवा करके आता है, या तो देखो दोनों क्वेश्चन साथ में आते हैं, या तो मानव में मादा जनन तंत्र पूछेगा या पुरुष में नर जनन तंत्र पूछेगा। अब आपको दोनों में से जो अच्छे से आएगा वो कर देना, क्योंकि ये अथवा करके दोनों एक साथ पूछते हैं, ये नहीं कि अलग अलग पूछते हैं। अथवा करके या तो नर का आएगा या तो मादा, दोनों आएंगे। दोनों में से जो भी आप बनाना अच्छे से सीख जाओ, डायग्राम बनाना सीख जाओ, साथ साथ उसकी
अंदर के एक एक पॉइंट्स को लिखना सीख जाओ। ठीक, क्लियर। अब मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। अब इसमें आपको सिर्फ लिखना नहीं, इसमें सिर्फ डायग्राम बनाने। इसमें क्या दिखाओगे, वृषण वाले पार्ट्स को, तो एक साइड के वृषण को आप बाहर तरफ से दिखाओगे। दूसरे क्या करोगे, इसके अंदर का जो अनुप्रस्थ काट कर दें, क्या क्या उसके अंदर है, तो वृषण पालिका, ठीक है, शुक्र नलिका, उसके बाद नरजन्म सेल, सटोली सेल, आगे वृषण जालिका, फिर अधिवृषण, है ना, शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक जो कहते हैं। फिर आगे इसके आओगे तो एक तो आपका मूत्राशय वाला भाग हो जाएगा, और जो मूत्रवाहिनी उसके नीचे क्या दिखाओगे, शुक्राशय, शुक्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद जो बाह्य जननेंद्र यानी जो पेनिस वाला भाग है वो दिखाओगे, और बीच में उसके, है ना, जहाँ पे अग्रछोद होगा वहां पे बल्बो इरेथ्रल ग्रंथि को दिखाओगे। तो ये सभी आपको डायग्राम में बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपके दूसरे चैप्टर से यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आते। अगर यही आप अच्छे से कर लिए तो अब इस, अगर देखो लॉन्ग तैयार हो जाता है तो आप शॉर्ट भी आएगा, शॉर्ट भी कर लोगे। और जब देखो अगर आपका अच्छी तरीके से सारे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार है तो कहीं से भी शॉर्ट आएगा, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप अच्छे से कर लोगे। अब आप सोचो सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव करके अपनी पूरी बोर्ड की तैयारी कर लें तो वो संभव नहीं है। ये हम थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ लें, शॉर्ट पढ़ के हमारी लॉन्ग की भी तैयारी हो जाए तो ये भी संभव नहीं है। अगर आप लॉन्ग तैयार कर लिया तो आपको सब तैयार हो गया, और आपने सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें कर ली तो वो लॉन्ग कभी नहीं तैयार होगा। तो हमेशा कोशिश क्या करो कि पहले लॉन्ग को तैयार कर लो, ताकि लॉन्ग में बेटा वही पूछे जाते हैं जो आपकी शॉर्ट चीज़ें, क्योंकि लॉन्ग से ही शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले लॉन्ग को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इस का आंसर आपको देखने के लिए ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, हर एक टॉपिक का हो चुका है, और आप जाओगे इसी चैनल पे आपको सारे टॉपिक का आंसर मिल जाएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी हमारे एक नए टॉपिक की। तब तक आप सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।